आब ही है या आग है शायद, आब ही है या आग है शायद, दिल में एक दिमाग है शायद, है मुकम्मल नहीं कोई भी यहाँ, हाँ चाँद में भी तो दाग है शायद। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं पीसी यादव आप सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस जहाँ में किसी को भी कोई भी मुकम्मल चीज़ें नहीं मिल पाती हैं और ना मिली हैं ना मिलेंगी। इसलिए जो भी आपके पास संसाधन हैं, आप उन्हीं संसाधनों में भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो देरी न करें, अपने लक्ष्य के प्रति लग जाएं, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह। तो आजकल जो हम आपको एमसीक्यू पर आधारित भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं? उम्मीद करता हूं कि ये आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। जो भी प्रश्न आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं एमसीक्यू आधारित, ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप गंभीरता से सुनें, देखें और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन मुकाम पर पहुंचाएं। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में आपको ये बताना है कि किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराने की या परिवर्तित कराने की शक्ति प्रदान की गई है। विकल्प नंबर ए राष्ट्रपति को, विकल्प नंबर बी संसद को, विकल्प नंबर सी भारत के सभी न्यायालयों को, विकल्प नंबर डी सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। अगर इन चारों विकल्पों को गंभीरता से देखें, समझें, तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इन चारों विकल्पों में से विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर हम सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों की बात करें तो भारतीय संविधान में ये बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का प्रहरी है, यानी संविधान का रक्षक है। तो जो इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आपको मालूम है कि कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान समय में हमको कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 6 मौलिक अधिकार जो प्राप्त हैं, उसमें जो 6ठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह मौलिक अधिकारों की उपचार के बारे में बताता है। यानी इसमें आपको मूल अधिकार कैसे मिलेगा, इसका उपचार कैसे होगा, ये भी आपका एक मूल अधिकार है। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मिला है। वहीं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय को ये अधिकार प्रदान किया गया है। अब अगर हम देखें ये जो अधिकार दिए गए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालयों को, माननीय संसद को ये अधिकार है कि यह अगर चाहे तो किसी अन्य न्यायालयों को भी इस प्रकार के सुनवाई करने के लिए इस प्रकार के अधिकार को दे सकती है। हालांकि अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और माननीय उच्च न्यायालय को इस प्रकार के अधिकार मिले हैं। यहाँ आपको स्मरण दिला दें कि जो रिटों से संबंधित अधिकार हैं सुनवाई करने के लिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत, इसमें माननीय उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत जो अधिकार है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से कहीं ज़्यादा विस्तारित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। उनको कहीं से कोई समस्या ना हो, इसलिए उनको कुछ ऐसे मूल अधिकार दिए गए हैं जो स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए हैं। तो इस प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प नंबर ए अनुच्छेद 19, विकल्प नंबर बी अनुच्छेद 26, विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 29 और विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 30। इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? इन विकल्पों में से विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप जब इन प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं तो आप बीच में वीडियो को रोक करके भी अनुमान लगा के अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं और देखें कि आप कहाँ तक सही हैं। तो अनुच्छेद 30 का जो पैरा 1 है,
इसके अनुसार भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अगर हम अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 29 केवल नागरिकों को प्राप्त है और अनुच्छेद 30 के प्रति जो अधिकार मिला है नागरिकों और अनागरिकों दोनों को प्राप्त है। अगर हम अनुच्छेद 26 की बात करें तो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। आपको मालूम है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है और संस्कृत शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में समाहित है। अगर अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 के पैरा 1 में 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? वह कौन सा वाद है जिसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद को मिला? विकल्प नंबर ए केशवानंद भारती वाद, विकल्प नंबर बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, विकल्प नंबर सी गोलकनाथ वाद, विकल्प नंबर डी सज्जन सिंह वाद। इन चारों वादों में से कौन सा वाद था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए केशवानंद भारती वाद। अगर हम केशवानंद भारती वाद की बात करें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला है। इसमें जब सुनवाई हुई तो इसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को ये अधिकार प्रदान किया कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 13 सदस्यीय संविधान पीठ थी जो विशेष पीठ बनाई गई। उस समय चीफ जस्टिस सीकरी साहब थे। सर्वसम्मत से ये फैसला करते हैं कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। वैसे अगर केशवानंद भारतीवाद जानना चाहते हैं तो पहले आपको गोलकनाथवाद समझना होगा। मूल अधिकारों में किस प्रकार संशोधन किया जाएगा, मूल अधिकारों के संशोधन से संबंधित जितने वाद हैं इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं और आप समझेंगे कि किस प्रकार गोलकनाथवाद, सज्जन सिंहवाद, केशवानंद भारतीवाद के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था। तो सभी वादों को जानने के लिए प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपकी समझ और बेहतर होगी। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? यानी आप ये देखेंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से कोई अनुच्छेद नहीं है। इन्हीं मौलिक अधिकारों में से एक ऐसा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। विकल्प नंबर ए अनुच्छेद 16, विकल्प नंबर बी अनुच्छेद 19, विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 22, विकल्प नंबर डी 31। इन चारों विकल्पों में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो विकल्प नंबर बी अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। अनुच्छेद 19 में कुल 6 मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, यानी कुल 6 मूलभूत स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। इन्हीं स्वतंत्रताओं में जो पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता समाहित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर बी। अगर हम अनुच्छेद 16 की चर्चा करें, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 16 ये बताता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में अवसर की समानता के सामान्य सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। आपको मालूम है कि अनुच्छेद 16 का जो पैरा 4 है इसी में पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत जात के आधार पर विभेद करने का अधिकार दिया गया है।
अनुच्छेद 16 का पैरा 4 बताता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए वर्ग के किसी नागरिकों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य की अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यही अनुच्छेद 16 ही है, अनुच्छेद 16 का पैरा 4 है, जो ये बताता है कि जो लोक सेवाएं हैं, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, सरकारी नौकरियां हैं, वहां पर आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। तो अगर अनुच्छेद हम 22 की बात करें, अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें कोई व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है या निरोध के तहत गिरफ्तार होता है, उसको किस प्रकार के अधिकार हैं, कितने घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिया जा सकता है, आदि की चर्चा अनुच्छेद 22 में की गई है। अगर हम अनुच्छेद 31 की चर्चा करें तो अनुच्छेद जो 31 है, यही संपत्ति का मूल अधिकार होता था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया, यानी संपत्ति का जो अधिकार मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। अब यह संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का जो भाग 12 में है उसके तहत रख दिया गया है। अब यह अधिकार विधिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का सही विकल्प है विकल्प बी, अनुच्छेद 19। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। विकल्प नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। विकल्प नंबर बी मूल अधिकार है। विकल्प नंबर सी सांविधिक अधिकार है। विकल्प नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम प्रश्न नंबर 5 की चर्चा करें तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, इनको शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में दिया गया है। आपको मालूम है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के पैरा का में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 के पैरा का के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा और यह अधिकार 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया है। अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के अभिभावकों को यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वे अपने बच्चों का नामांकन कराएं, पढ़ाएं, क्योंकि जो फ्री एजुकेशन है, मुफ्त शिक्षा है, उसका वो सदुपयोग करें। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। प्रश्न नंबर 6 को अगर देखें तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो भारतीय संविधान के हमारे निर्माता माने जाते हैं, उन्होंने मौलिक अधिकारों में से कौन सा मौलिक अधिकार था जिसको संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। विकल्प नंबर ए समानता का अधिकार, विकल्प नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार, विकल्प नंबर सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विकल्प नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन चारों विकल्पों में से देखें तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये पूछा ही जाता है, तो इस प्रश्न को आप गंभीरता से समझें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किया गया है उसको संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अधिकार है जो हमें प्रदान नहीं करता है। विकल्प नंबर ए समान आवास का अधिकार, विकल्प नंबर बी समानता का अधिकार, विकल्प नंबर सी धर्म पालन करने का अधिकार, विकल्प नंबर डी स्वतंत्रता का अधिकार। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। अगर इन विकल्पों की चर्चा करें तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी समान आवास का अधिकार जैसा अधिकार भारतीय संविधान नहीं देता है। भारतीय संविधान नागरिकों को अपनी समान आवास का अधिकार नहीं प्रदान करता है। बाकी समानता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये मूल अधिकार के रूप में है जिसको भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है।
तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं? विकल्प नंबर ए वाद योग्य हैं, विकल्प नंबर बी आवाद योग्य हैं, विकल्प नंबर सी लचीले हैं, विकल्प नंबर डी कठोर है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अगर विकल्पों को नज़र से देखें, विकल्पों को अपनी नज़र से देखें तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। वाद योग्य मौलिक अधिकार हैं। आप ये जानें कि वाद योग्य क्या है, अवाद योग्य क्या है। अगर हम वाद योग्य की बात करें तो उन अधिकारों को वाद योग्य माना जाता है जिसके लिए आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अगर उन अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में जाकर के रिट दायर कर सकते हैं। वे अधिकार जिनके लिए आप न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं, वे अधिकार जिनके लिए आप न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं, वे अवाद योग्य कहलाते हैं। जैसे आप देखिए भारतीय संविधान में डीपीएसपी है। क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, उसमें जो भी दिए गए हैं, जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके लिए राज्य बाध्य नहीं है। राज्य का कर्तव्य तो है पर राज्य बाध्य नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है जो दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? विकल्प नंबर ए अनुच्छेद 19, विकल्प नंबर बी अनुच्छेद 22, विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 21 और विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 20। इन सभी विकल्पों पर अगर देखें, नजर दौड़ाएं तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 20 अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत कुल 3 प्रकार के संरक्षण प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 20 का पैरा 1, उसके तहत कार्योत्तर विधियों से संरक्षण है। अनुच्छेद 20 का पैरा 2, इसमें दोहरे दंड से संरक्षण है। और अनुच्छेद 20 का पैरा 3 आत्म अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो इस प्रकार आप देखिए तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी। अनुच्छेद 19 जानते ही हैं, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? आपको मालूम है कि समान कार्य के लिए समान वेतन जैसा कोई मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई प्रकार के वादों को सुनते हुए समय समय पर कुछ डिसीजन दिए हैं। उसमें जो निर्णय दिया है, उस निर्णय में वह कौन सा अनुच्छेद या अनुच्छेद हैं जिनको मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित करता है? अनुच्छेद 14, विकल्प नंबर बी अनुच्छेद 14 तथा 15, विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 14, 15 तथा 16, विकल्प डी अनुच्छेद 14 तथा 16। अगर इन सभी विकल्पों पर गौर फरमाएं तो विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 14 तथा 16, ये दोनों अनुच्छेदों को मिला करके अगर पढ़ा जाए तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात स्पष्ट होती है। अनुच्छेद 14 जहां समानता के अधिकार की बात करता है, समता के अधिकार की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 16 अवसर की समानता की बात करता है। तो समानता का अधिकार और अवसर की समानता का अधिकार दोनों को मिला करके अगर पढ़ा जाएगा तो समान कार्य के लिए समान वेतन जैसा मौलिक अधिकार परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी। तो जो ये हमारी सीरीज, जो हमारी यात्रा चल रही है, ये कैसी लग रही है? ये हमारा प्रयास है कि आपको एमसीक्यू आधारित प्रश्नों की सीरीज ऐसे ही मुहैया कराएं। प्रत्येक प्रश्नों का हम सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आपकी तैयारी में अगर कुछ हिस्सा इस वीडियो का समाहित हो जाता है या आपकी तैयारी में हमारे द्वारा जो प्रोवाइड कराया जा रहा कंटेंट है, कहीं से भी आपकी सफलता में अपनी भूमिका निर्वहन
करता है तो ये सौभाग्य की बात होगी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।